मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया एवं काल पाठ का अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसके पहले आपके लिए क्रिया एवं काल चैप्टर पर 2 वीडियो बने हुए हैं। एक वीडियो में क्रिया के बारे में विस्तार से समझाया है मैंने, और दूसरे वीडियो दूसरे वीडियो में मैंने काल के बारे में विस्तार से समझाया है। तो यहाँ पर इतना विस्तार से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं लग रही है। आप पूर्व में दिए गए इन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। वहाँ पर मैंने उदाहरण के साथ इनके बारे में बताया है, इनके अंतर को समझाया है, इनमें क्या विशेष बातें हैं या किस लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं, इसके बारे में उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। यहाँ पर रिवीजन में मैं मुख्य तौर से केवल परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगी और किस प्रकार इसको करना है, आप उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे, इसी के बारे में बताऊँगी। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पेज पर उसकी क्रिया की परिभाषा दी हुई है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया की परिभाषा लिखिए। आप दोनों स्थिति में आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं और उदाहरण देना ज़रूरी है। किसी भी परिभाषा के साथ या किसी भी ग्रामर की, व्याकरण की उसमें यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको उदाहरण देना आवश्यक है। 2 नहीं, कम से कम 2 देना चाहिए। यदि 2 ना आता हो तो कम से कम 1 से भी समझाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें स्पष्ट होगा कि आप अच्छी तरह से परिभाषा को समझ चुके हैं या आप उसके सिद्धांत को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर है कि किस क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया की परिभाषा लिखिए, तो आप ये उत्तर लिखेंगे, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे लिखना, लिखूं, लिखो आदि। और इसमें जो अलग करते हैं हम, ये सामान्य रूप है, लिखना, लिखूं, लिखूंगा, लिखना, और ये लिख जो है इसका धातु है, मूल रूप धातु है। अब जो है इस पर मान लीजिए कि आप क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं और दूसरा संरचना के आधार पर। यदि आपको आपके लिए प्रश्न पत्र में प्रश्न आए कि संरचना के आधार पर बताइए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे। यदि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद से जो है ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है, इसे कैसे पहचानते हैं, इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ लेंगे। इसी प्रकार वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्म पर उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर हम 152 पर। इसमें जो है अब सकर्मक क्रिया के भी जो 2 प्रकार बताए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। जब जो है किसी वाक्य में केवल एक कर्म हो तो उसे हम एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं, और जब 2 कर्म होते हैं तो उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और इसमें विशेष बात जो दी हुई है उसको पढ़ लीजिएगा आप, कि जिन कर्मों में जो कर्म क्या का उत्तर देते हैं वे प्रधान कर्म माने जाते हैं, तथा जो कर्म किसे या किसको का उत्तर देते हैं वे गौण कर्म माने जाते हैं। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म क्रिया के बाद आता है। तीसरा, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। अप्राणी का मतलब जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तु, तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होते हैं। अब आते हैं हम इस पे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया अब जो है इसका पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। संयुक्त क्रिया, आप ये देखिए, इसमें संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और इसके लिए जो है उदाहरण है कि वह विदेश से आ गया है, उसने पत्र लिख लिया। इसमें 2 क्रियाएं यूज की गई हैं, आ और गया, लिख और लिया। दोनों वाक्यों में 2 क्रियाएं प्रयोग की गई हैं। आ मूल क्रिया है
और गया है, और व्यंजक क्रिया है गया है, आ गया है, संयुक्त क्रिया मिल करके संयुक्त क्रिया बन रही है। इस प्रकार आप सारे उदाहरण देख लीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया दूसरा, और इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में आपको मैंने वीडियो में विस्तार से समझाया है और उसके अंतर को भी समझाया है। इस वीडियो को ज़रूर से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो इसका जो डेफिनेशन है या जो अंतर है उसके बारे में समझना मुश्किल होगा। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें। इसमें जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी दो रूप, इसके भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आते हैं हम नाम धातु क्रिया पर। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, काव्या दूध पीकर सो गई, वह दौड़कर घर पहुंची। इन दोनों वाक्यों में सो गई और पहुंची दोनों मुख्य क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं से पूर्व हम देखते हैं कि पीकर तथा दौड़कर क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। इन्हें ही हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन आप देखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें जो है मूल धातु में प्रायः कर या करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। अब ये नीचे दिया हुआ है, आओ दोहराएं। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इस पर प्रश्न बन करके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम काल पर। काल के बारे में भी विस्तार से वीडियो में समझाया गया है। मुख्य वीडियो में जो आपके क्लास वीडियो गए हुए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। काल के बारे में आप जानते ही हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब इस पे आधारित आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, और डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में प्रश्न नहीं दिए गए हैं या पीडीएफ में नहीं कराए गए हैं, फिर भी आप इनके बीच में से आप प्रश्न खुद स्वयं तैयार करेंगे और उसके उत्तर याद करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। जैसे भूतकाल किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसी प्रकार भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद याद करने हैं। और मान लीजिए उसमें से कोई एक पर विस्तार से लिखने के लिए आ गया कि आप संदिग्ध भूतकाल के बारे में बताइए, तो आप संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देंगे। अब इसी प्रकार जो है पूर्ण भूतकाल के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उसके बारे में भी समझा सकते हैं। पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में अंतर यदि पूछ दिया जाता है तो दोनों का डेफिनेशन लिखते हुए, उसके उदाहरण लिखते हुए उसको समझाएंगे आप। इसके बाद आते हैं हम हेतु है तो मत भूतकाल है आपका। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इसको भी आप विस्तार से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो देखकर समझते रहेंगे। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इसके बारे में भी आप विस्तार से पढ़ेंगे। भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो भेद है उसके 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। फिर आते हैं हम लास्ट में आओ दोहराएं पर। इसके जो बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे पढ़ लेंगे। इस पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछते हैं कि आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाले काल को क्या कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे भविष्यत काल। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न भी बन करके आ सकते हैं मिला करके। फिर ये मौखिक और ये सब तो आपको कराया ही गया है, पीडीएफ भेजा ही गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, आप 3rd टर्म
सिलेबस के अनुसार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ तैयार करेंगे। पत्र लेखन, निबंध लेखन व अनुच्छेद लेखन भी आप उसी के अनुसार तैयार करेंगे। पत्र में आपको दोनों प्रकार के पत्र लिखने के लिए आएंगे, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। इसका जो है फॉर्मेट आप देख रहे होंगे इस वीडियो में इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। प्रश्न पत्र में 2 आएगा, लेकिन आपको कोई एक पत्र ही लिखना होगा। प्रश्न पत्र प्रारूप एवं अन्य विषयों के लिए आप सेकंड टर्म के विशेषण पाठ के रिवीजन वीडियो को देख लीजिएगा। इन सभी विषयों को विस्तार से उसमें समझाया गया है। पत्र के लिए आप पुस्तक में दिए गए सभी उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। निबंध के लिए भी आप पुस्तक में भी देख सकते हैं और पुस्तक के अतिरिक्त आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं या अन्य अपने भाई बहनों के निबंध के लिए पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।